नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज का सबसे पहला बड़ा सवाल, क्या 14 जनवरी के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति करवट लेगी और क्या नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से नई सियासत की राह पर चलेंगे? इसको लेकर जबरदस्त अटकलों का बाजार इन दिनों बिहार की राजनीति में गर्म है, क्योंकि जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देखें और फिर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कई जगहों से, पक्ष से भी विपक्ष से भी, उसको लेकर जबरदस्त एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। और खासकर जिस तरीके से पिछले महीने लल्लन सिंह को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से वो हटे हैं और नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है, उसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार खरमास समाप्त होने के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसी कयास को हवा दी है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। दरअसल जीतन राम मांझी का ये दावा है कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है और किसी को हैरानी या किसी को चौंकने की बात नहीं है, यानी चौंकना नहीं चाहिए अगर नीतीश कुमार पलटे और फिर वापस एनडीए में आ जाए, तो किसी को हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर यह बड़ा दावा किया है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा और नीतीश कुमार पलट सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्या चल रहा है इस वक्त बिहार की राजनीति में जिसको लेकर नीतीश कुमार पलटने तक का फैसला ले सकते हैं, वो भी एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो दरअसल अगर हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड यानी अपने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है, उससे पहला संकेत मिला कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पार्टी की कमान या बागडोर अपने हाथों में ले ली है। क्योंकि नीतीश कुमार को शायद ये अंदेशा था कि अगर ललन सिंह के रहते हुए वो अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं या कुछ पलटते हैं तो फिर शायद उनकी पार्टी में टूट हो सकती है। तो पहला इशारा मिला जब नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली और उसके बाद लगातार पिछले कुछ दिनों से देखिए महागठबंधन या फिर इंडी गठबंधन जो बिहार में है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा से ज्यादा बयानबाजी जो है वो इस वक्त ज्यादा तेज नजर आ रही है। जितने भी दल हैं इस इंडी गठबंधन में बिहार में, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, तमाम लोग अपने कड़े तेवर दिखा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन जेडीयू के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है मानो कांग्रेस है, क्योंकि लगातार कांग्रेस को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी हमलावर है। बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बातचीत में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अभी भी कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी ने दावा ठोका है 16 सीटों पर कि 16 से कम सीटों पर तो लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 सीट तो उनको चाहिए ही चाहिए, जितने उनके इस वक्त सिटिंग सांसद हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी 10 सीटों की मांग की है। लेफ्ट की तरफ से सीपीआई ने आज मांग रख दी कि वो 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और तीनों सीटों के नाम भी उन्होंने घोषणा कर दी, बेगूसराय, मधुबनी और बांका। यानी सीपीआई जो है उन्होंने 3 सीटों का ऐलान तक कर दिया है। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके से अलग अलग जो पार्टियां घोषणा कर रही हैं कि कौन कहां लड़ेगा, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। और यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में बने रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से नीतीश के पार्टी के नेता मुखर रूप से आक्रामक हो गए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। पहले से ही संयोजक को लेकर
पार्टी में नाराजगी है कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया है। किसी प्रकार का एक बड़ा कोई सम्मानजनक पद भी जो है वो इंडी गठबंधन में नहीं दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि अभी 10-15 दिनों के बाद संयोजक पद पर बातचीत होगी। ऊपर से गठबंधन में भी जो है सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत जो है वो ठीक तरीके से इस वक्त चल नहीं रही है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी क्या सच साबित हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जीतन राम मांझी ने कहा है उससे ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन में खटपट की स्थिति बनी हुई है और ज्यादा दिन तक ये खटपट की स्थिति ना बनी रहे। तो ऐसे में संकेत मिल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जल्द बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इस बात की भी संभावना है कि नीतीश कुमार इस वक्त इंडी गठबंधन में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को खासकर लेकर वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। सीटों की जो मांग उनकी पार्टी की तरफ से रख दी गई है वो भी साफ तौर पर दिखाता है कि तेवर नीतीश के पार्टी के भी कड़े हो चुके हैं। और ऐसे में अगर खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद अगर बिहार की राजनीति करवट लेती है तो किसी को हैरान या परेशान नहीं होना चाहिए। आज का दूसरा बड़ा सवाल इंडी गठबंधन में एकजुटता को लेकर है। और सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन में एकजुटता बरकरार है या फिर ये धीरे धीरे एकजुटता जो है वो समाप्त होती जा रही है जैसे जैसे 2024 के चुनाव करीब आते जा रहे हैं। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सीटों के तालमेल को लेकर या सीट शेयरिंग के एग्रीमेंट को लेकर बातचीत का दौर शुरू तो हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से तमाम दल अपनी अपनी मांग रख रहे हैं और उस मांग को ठोस माना जा रहा है कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, खासकर बिहार के संदर्भ में। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो इंडी गठबंधन में जो भी सीट शेयरिंग एग्रीमेंट होता वो एक साथ साझा तरीके से उसकी घोषणा होती। आज होती या कल होती वो बात की बात है, लेकिन जो घोषणा होती वो एक साथ होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कड़े तेवर दिखा रहे हैं और एक दूसरे को आंख दिखाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे आगे अगर हम कहें तो कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की जब उन्होंने इस गठबंधन में 10 सीटों पर दावा ठोक दिया कि 10 सीटें उनको चाहिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। और उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड भी सामने आई, खुलकर सामने आई और जेडीयू की तरफ से ये मांग रखी गई कि 16 सीटों से कम पर लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि 2019 की लोकसभा की स्थिति पर देखें तो 2019 में बीजेपी के साथ जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 16 पर उसकी जीत हुई थी। तो जेडीयू ने भी साफ कह दिया है कि 16 सीटों से कम पर तो कॉम्प्रोमाइज का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। वहीं तीसरी जो एक बात सामने आई है वो है वामपंथियों की तरफ से, यानी कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। और सिर्फ तेवर ही दिखाना नहीं शुरू कर दिए हैं, लेफ्ट पार्टियों में जो सीपीआई है उन्होंने तो बकायदा अपने सीटों की घोषणा तक कर दी है कि आखिर सीपीआई बिहार में कहां कहां चुनाव लड़ेगी। इसकी बकायदा घोषणा बुधवार को सीपीआई की तरफ से कर दी गई है। और इसमें जो जानकारी सामने आई है कि सीपीआई की तरफ से कहा गया है कि मधुबनी, बेगूसराय और बांका में सीपीआई अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी बात साफ है कि इंडी गठबंधन में क्या बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है, उससे इतर सीपीआई ने, जो कि बिहार महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसने ऐलान कर दिया है कि 3 लोकसभा सीटों पर तो वो चुनाव लड़ेंगे और साथ ही उन सीटों के नामों की घोषणा भी कर दी है। और ये तब हो रहा है जब 2 दिन पहले सीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डी राजा पटना में थे और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। और उसके बाद मंगलवार को वो राबड़ी देवी के आवास भी गए थे, जहां पर उन्होंने लालू से मुलाकात की। इस बात की जानकारी ऐसी आई कि उन्होंने लालू और तेजस्वी से भी मुलाकात की है। और उसके बाद
डी राजा ने यह बयान दिया कि अभी सीट शेयरिंग पर कोई ठोस बातचीत नहीं चल रही है, वक्त आएगा, इंतजार करना चाहिए, वक्त आएगा तो सब फैसला कर लिया जाएगा, सीटों पर जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। लेकिन पटना से जाने के 24 घंटे के अंदर ही सीपीआई ने ऐलान कर दिया कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और तीनों सीटों के नामों की घोषणा भी कर दी। तो इसके बाद बड़ा सवाल दरअसल यही कि भाई इंडी गठबंधन में ये किस तरीके की एकजुटता है, जहां पर तमाम दल अलग अलग राय रख रहे हैं और तमाम दल जो ऐसे भी हैं जो सीटों के नामों की घोषणा तक कर दे रहे हैं कि वो उस सीट से लड़ेंगे। और याद रहे कि जो बिहार विधान परिषद के चेयरमैन हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने भी इशारों में इस बात की घोषणा बहुत पहले कर दी थी कि जेडीयू के टिकट पर वो सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने जेडीयू की तरफ से सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने का घोषणा पहले ही कर रखा है। उसके बाद अब सीपीआई ने भी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि ये किस प्रकार की एकजुटता है, जहां तमाम जो बिहार महागठबंधन के दल हैं वो अलग अलग घोषणा कर रहे हैं, अलग अलग रणनीति के साथ चुनाव में जा रहे हैं। और इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई इंडी गठबंधन जो बिहार में है उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भी लगातार बिहार में राजनीति गरमाई हुई है और राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से देश के तमाम बड़े नेता या फिर जो पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता भेजा जा रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी कड़ी में कांग्रेस के तरफ से बड़ा बयान आया, जहां पर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में और विराट राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई भी नेता शिरकत नहीं करेगा जिनको न्योता मिला है। और साफ तौर पे कहा गया है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको न्योता मिला था, उन्होंने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया है। और इसके बाद बिहार के संदर्भ में तीसरा बड़ा सवाल आज का ये कि ये न्योता जो है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिया जाना है, साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से न्योता भेजा जाएगा। ये बात जो है वो सामने आई है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के इस न्योते को अस्वीकार करने के बाद बिहार में जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, यानी इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो क्या फैसला लेंगे। क्योंकि ऐसा कई मौका पूर्व में देखा गया है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म से अलग होकर ऐसे कई कार्यक्रमों में शिरकत किया है, जिसकी वजह से जो उनके अलायंस पार्टनर हैं वो परेशान रहते हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नीतीश कुमार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर न्योता मिलेगा उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जब लालू प्रसाद को भी न्योता मिलेगा क्योंकि वो भी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या ये दोनों बिहार के बड़े नेता अयोध्या जाएंगे और क्या ये दोनों नेता राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि याद रहे 90 के दशक में लालू प्रसाद ने ही एलके आडवाणी को गिरफ्तार किया था जब वो रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी। और पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि आरजेडी के कई मंत्रियों ने, विधायकों ने राम मंदिर को लेकर और धर्म को लेकर बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी भी आरजेडी पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि वो राम मंदिर का एक तरीके से कहें तो मजाक उड़ाया जा रहा है या उसको लेकर संजीदा नहीं है और विवादित बयान जो है वो दिया जा रहा है राम मंदिर पर। इससे लंबी चौड़ी एक फेरिस्त है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो आरजेडी के चंद्रशेखर या फिर अजय यादव विधायक हो या फिर अनीता देवी हो जो कि मंत्री हैं आरजेडी कोटे से, या फिर गोपाल मंडल, वो उन्होंने भी जो जेडीयू के विधायक हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी कही हैं राम मंदिर को लेकर और बीजेपी पर हमला करते हुए, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद वाकई जब न्योता मिलेगा तो वो जा पाएंगे। क्योंकि
आरजेडी की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है कि ये पूरा कार्यक्रम जो है अयोध्या में 22 जनवरी का, ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी का इवेंट की तरह पर ये सामने आ रहा है। और ऐसे में लालू वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के भी वहां पर जाने और नहीं जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार महागठबंधन में बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का रवैया हो, चाहे वो सीट शेयरिंग के बातचीत में देरी को लेकर हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या अयोध्या जाएंगे और 22 जनवरी के उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब जल्द मिलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करने से इनकार कर दिया है, उस न्योते को उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। और अब बिहार के संदर्भ में बात करें तो नीतीश और लालू के ऊपर अब नजर टिकी हुई है कि आखिर बिहार के ये दो बड़े कद्दावर नेता जब उन्हें न्योता मिलेगा उसके बाद वो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर क्या फैसला करते हैं, क्या वो जाएंगे या फिर उस कार्यक्रम से परहेज करेंगे। ये थी आज की बिहार और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और बड़े सवाल। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।